बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके साथ अच्छी खबरें शेयर करें, आपको घर बैठे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी, आज के प्रोग्राम में खबरें होंगी, हमारे मेहमान हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 रोज़ा स्पेशल हमने प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया है, डायबिटीज़ पर हमने बात करनी है। कल आलमी दिन था, हमने एक दिन पहले भी बात की और आज भी करेंगे। आज भी हम थोड़ा डाइट से रिलेटेड ही गुफ्तगू करने वाले हैं। सो आगे चल के इंशाल्लाह 11:05 पर, और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करना है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आगाज़ है आज टॉप स्टोरीज़ हमारी क्या हैं। पंजाब हुकूमत का मुसलसल तवज्जो, लाहौर में दिन रात तरक्याती काम जारी, दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब 47 करोड़ के फंड्स जारी। इस्तांबुल चौक तक केनाल साइकिल लेन तैयार, नाजायज पार्किंग पर सख्त एक्शन का फैसला। और अब पेट्रोलिंग पुलिस का पहिया एक बार फिर रुकने का खदशा क्यों है, आज के शो में बताएं। सवाल ये है कि पहिया चल कहाँ पे रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है और रुकेगा तो क्या होगा। अगर चल रहा है तो ये सब कुछ हो रहा है। खैर, हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहली खबर की तरफ आना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। पंजाब हुकूमत की मुसलसल तवज्जो की वजह से, और हम देख रहे हैं दिन रात जो काम हो रहा है, काम तो हो ही रहा होता है, उसका फॉलो अप लेना और काम करवाना बहुत मैटर करता है, जो करवाया जा रहा है। 5 अरब 47 करोड़ के फंड्स जारी हुए हैं। अब इसमें कौन कौन से तरक्याती मंसूबे शामिल हैं और ये फंड्स किस तरह से उन पर जो है वो लगाए जाएंगे और किस तरह से वो मंसूबे मुकम्मल होते, क्या इसी निगरान हुकूमत के टेन्योर में ही मुकम्मल होंगे। दुर्रे नायाब की खबर है, हम आगाज़ दुर्रे नायाब से कर लेते हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आपको इस टेन्योर में ये प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे। बल्कि टेन्योर तो बहुत दूर की बात है, आपको इस मंथ 3 प्रोजेक्ट डिलीवर होने जा रहे हैं, जिसमें अकबर चौक है, शादरा है और खालिद बट चौक है। और अगर इनकी फ़िज़िकल कंडीशन देखें तो खालिद बट चौक जो है वो 25 नवंबर को 100% रेडी हो जाएगा। 100% आपको ना सिर्फ अंडरपास बल्कि ऊपर जितनी साइड रोड्स हैं, स्लिप रोड्स हैं, ब्यूटिफिकेशन है, अंदर जितनी ब्यूटिफिकेशन है, इसके ऊपर सुई गैस की लाइनों की शिफ्टिंग है, वो और साइनेज है, कैट आइज हैं, पेंट है, जितना वर्क है वो कंप्लीट 25 नवंबर को आपको मिलेगा। 25 नवंबर से पहले आप अंडरपास को खोल सकते हैं, इसमें कोई शक की बात। आप 17-18 को खोल दें, लेकिन जो 100% कंप्लीशन है ना, प्रॉपर 25 जो प्रॉपर, जिस तरह बेदियां हमने बाय पार्ट्स खोला है, बेदियां अंडरपास आपने अंडरपास खोल दिया है, लेकिन उसके ऊपर जितना काम है सर्विस लेन का, स्लिप लेन का, वो भी हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये अंडरपास 100% कंप्लीट होगा। आपका अकबर चौक, इस वक्त अकबर चौक फ्लाईओवर, अगर ऊपर तो आपको शायद अभी परमिशन ना मिले, मीडिया को तो मिल जाएगी, बाकियों को ना मिले, लेकिन ऊपर 100% कारपेटिंग कंप्लीट की जा चुकी है। सही। अब उसके ऊपर एक जॉइंट होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स लगते हैं। वो देखते हैं ब्रिज पे आप जा रहे हैं तो पट्टियां होती हैं, उसको क्रॉस करते हैं, उसको एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। एक गर्डर को दूसरे गर्डर से मिलाने में जो फासला रह जाता है, उसके ऊपर वो एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाते हैं, वो लग रहे हैं। कैटाइज लग रही हैं, साइड उसके बैरियर्स बन चुके हैं, उसके ऊपर लाइट्स लगनी है। वो काम थोड़ा बहुत एक आध दिन का काम है। नीचे यूटर्स कंप्लीट हैं, आप रोज गुजरती हैं। अब उसमें बेहतरी आती जा रही है। शुक्र है लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है कि हमने कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना। जिनको नहीं समझ आई उन्होंने समझ कभी नहीं आनी। अब तीसरा शादरा की तरफ जाए। शादरा फ्लाईओवर 100% कंप्लीट हो चुका है, ऊपर से कंप्लीट, लेकिन नीचे जो है वो काफ़ी काम होना बाकी है। ठीक है। अगर उसको मरहलावार खोल दें, अकबर चौक खालिद बट को फुली भी खोल दें, तो 25 नवंबर तक आपको ये तीनों प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बेदिया रोड से कोई मुश्किल नहीं है, वो भी ट्रैफिक खोल दी गई है। इसी वीक में वो भी ऊपर वाला काम भी कंप्लीट करके वो भी क्लियर कर देंगे। इसके बाद जो नए प्रोजेक्ट हैं ना, जिनके लिए फंड जारी होना ज़रूरी थे, उसमें खालिद बट के फंड भी रुके हुए थे, अप्रूव्ड फंड, नए अप्रूव नहीं किए गए। उसमें बंद रोड प्रोजेक्ट के भी फंड रुके हुए थे, उसमें शादरा के फंड भी रुके हुए थे। काम तो चल रहा था, लेकिन देखें एक कंट्रैक्टर की एक कमर होती है कि वो कितना कर्ज उठा सकता है मार्केट से और कितना उसको मार्केट से मिल सकता है। वो उधार पे इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। 5-10 करोड़ का उधार कर लेगा, इससे ज़्यादा उधार नहीं हो सकता। और ये भी बहुत बड़ी बात है इन हालात में। कोई इतना आपको मटेरियल दे दे, बजरी दे दे, सीमेंट दे दे, रेत दे दे, सरिया दे दे,
अब इसके फंड्स अप्रूव थे, समझ नहीं आ रही थी क्यों नहीं मिल रहे थे जी। फिर बंद रोड पे जब वज़ीर आला खुद गए हैं तो उन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग से पूछा, कमिश्नर से पूछा, उन्होंने कहा कोई रुकावट नहीं, हम एक आध दिन में उन्होंने कहा एक आध दिन में नहीं, मुझे नेक्स्ट वीक में इसके फंड्स चाहिए। अप्रूव फंड है, मौजूद है, कोई रुकावट नहीं है, कोई कानूनी कबाहत नहीं है, तो ये चीज़ नाकाबिल कबूल है। आपने कंट्रैक्टर से काम कराया, आप उसको पैसे दें, फारग करें काम पे, आप कंप्रोमाइज़ अगर वो नहीं कर रहा तो आप उसको पैसे दें, उसकी जायज़। अब वो फैसला हुआ था तो अब शुक्र है कि कल ये हो गया रिलीज और फंड मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको हर प्रोजेक्ट की फिजिकल कंडीशन बता दी। मुझे बता दें, रुकावट तो कोई नहीं है, फंड्स मिलने में हमें ये काम स्मूथ होता, ऑलमोस्ट तो मुकम्मल है, शक्ल तो सबकी ऑलमोस्ट नजर आ रही है। अगर फंड ना मिलते तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम कितनी देर काम करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आप अगर घर का छोटा सा भी काम कराएं तो वो आपको ठेकेदार कहता है जी कि मुझे पैसे पहले मेरे हाथ पे रखे, मैं मटीरियल लाऊंगा दुकान से, फिर ला के मैं काम स्टार्ट करूंगा, मुझे जुमेरात की जुमेरात दिहाड़ी दे के फारग करें, मैं उधार नहीं कर सकता। इधर तो 6-6 महीने कंट्रैक्टर को पैसे ही नहीं मिलते और पूछे कोई नहीं जाता भी क्यों है, क्या वजह है। बस ये सरकारी अमूर है, आज जा रहा है, वहाँ जा रहा है, फाइल एजी ऑफिस में जा रही है, फाइनेंस से निकल रही है। मैं ये समझता हूँ कि सरकारी बाबू जो है ना वो पैसे इस तरह जारी करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपनी जेब से अपनी जमा पूंजी निकाल के दे रहे हैं। हालांकि मौजूद भी होते हैं, खजाने में पड़े भी होते हैं। लेकिन इमरान इस बात को सेकंड करेगा, अगर उनको के अलाउंस मिल जाए, उनको कोई महंगाई अलाउंस या कोई, वो रातों रात उनके ट्रांसफर होके उनकी तनख्वाहों में लग के पहली तनख्वाह में उनको मिलेगा, उनको मिल जाता है। ये नेचर मुझे समझ नहीं आ रही कि देखिए सरकार के काम है, अवाम के फायदे वाले काम है, आप उनके पैसे रिलीज करके परे रखें। आपको अगर कोई फंड जारी होना है, आपको कोई चीज़ मिलनी है तो रातों रात उसकी अप्रूवल, उसकी प्रोक्योरमेंट उसकी जेबों में आता देखें, फिर आपको स्पीड से आता है। बस ये इसी तरह से चल रहे हैं सिस्टम और चलता रहेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि ये तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं और उन्हीं डेडलाइंस पे पहुँच रहे हैं जो टाइम दिया गया। अब ये जो फंड्स भी हैं इससे मज़ीद काम में बेहतरी आएगी। अच्छा जी, एक और खबर ये है कि रेलवे भी अपग्रेड होगा, लाहौर कराची डबल ट्रैक पर काम तेज कर दिया गया है। क्या फ़ायदा होगा? रेलवे से भी हमें कभी अच्छी खबर नहीं मिली है माजरत के साथ। देखें जी, बिल्कुल ये मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने तो बड़े अरसे बाद डेवलपमेंट के हवाले से को खबर जो है ना वो रेलवे के हवाले से सुनी है। अदरवाइज हमेशा खसारे के हवाले से ही बात आती रही है कि हादसात होते हैं, बोगियाँ पुरानी हो गई हैं, ट्रेन पटरियाँ पुरानी हो गई हैं और उसके बाद खसारे में जा रहा है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की कोशिश जो है उसकी तजवीज़ ज़ेर हो रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें जो है वो देखने में सामने आई हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि निगरान हुकूमत जो है वो जिस तरह रोड्स की तरफ ध्यान दे रही है, इस तरह बाकी जो महकमे हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से भी अमूर जो है वो ज़ेर ख़ौर है, बल्कि डिसीजन जो है वो भी लिए जा रहे हैं। फ़ंड्स के हवाले से जिस तरह आप बात कर रही थी, दुरनियाब ने भी बड़ा ब्रीफली जो है वो बयान किया। आप यकीन जाने हमारे यहाँ पर इदारों की बदहाली की एक बड़ी वजह अफसरान और जो अफसरशाही की जो आदात हैं वो तो हैं ही, फ़ंड्स का जारी ना होना जो है ना ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारे इदारे जो है ना वो हमेशा कोलैप्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि फंड्स अप्रूव होते हैं, फंड्स अप्रूव ये हम आपको बताते हैं, फंड्स अप्रूव जारी होने में कौन सा ये जवाब तो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को खुद नहीं मिल सका हॉस्पिटल में जाके, जब उन्होंने कहा कि भैया आपने टेंडर जो है वो 1 साल पहले किया था, AC भी आपने खरीद लिया। एक हॉस्पिटल में जब उन्होंने विजिट किया था उन्होंने कहा आपने AC भी लगवा लिया, उस बंदे को 1 साल हो गया, आपके पास पेमेंट भी है, अप्रूव्ड है, आपने जारी क्यों नहीं की? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो ये वही हम बता रहे हैं कि ये इनकी हटदर्मी है, हमेशा ये खबरें नजराना आएगा तो फंड जारी होगा। वो तो खून मुंह को लगा हुआ है माजरत के साथ इनको। और बात यह है कि हमेशा हमने यही खबरें देखी हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक पंजाब में शायद ही कोई ऐसा महकमा हो जिसके फंड्स लैप्स ना किए हों। हमेशा जब 30 जून होता है तो सुनने में ये आता है कि जी इतना बजट जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वापस जो है ये जा रहा है। हालांकि उस इदारे की वो बहुत ही बदहाली में होता है कि उसमें काम करने की कैपेसिटी भी होती है, काम हो भी सकता है लेकिन नहीं किया जाता। और दूसरी बात ये रही कि जो जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रही थी, जो जिस तरह दुरनियाब बता रहे हैं कि इस नवंबर में, इसी माह में जो खुशखबरी आवाम को मिलने जा रही है, पहली बात तो ये है कि आप यकीन जाने अभी भी मैं अपनी बात करूँ, चूँकि सारा दिन तो हम रोड्स पे होते हैं, हमें खुशी जो है ना वो इस चीज़ की होती है कि हमें कभी भी कहीं भी ना अब मोस्टली ट्रैफिक जैम माजी जैसा नज़र नहीं आता। अगर ट्रैफिक जैम कहीं वक्ती तौर पर, ट्रैफिक जैम क्या होना, अगर कहीं सिग्नल बंद होता है ना तो हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऑब्वियसली बंद रोड का प्रोजेक्ट है, शादरा का प्रोजेक्ट है, ख्वाजा अहमद हसान रोड है, फिर खालिद बट चौक है,
और खालिद भट्ट चौक के हवाले से मैं दुर न्याब से भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो है वो हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, इसके फ़ंड्स के इजरा के हवाले से और सहूलियात के हवाले से। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इसलिए भी अहम है कैवलरी वाला, क्योंकि आपकी जितनी फ़िरोज़पुर रोड, कैनाल रोड, गुलबर्ग और बाकी जितनी भी ट्रैफिक है उसको इतना इजी एक्सेस मिल जाएगा ना DHA में जाने के लिए, और बाकी अगर उन्होंने बरकी जाना है, या क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो DHA को सफ़र करते हैं, और जब ये चीज़ें नहीं थी तो आप यकीन जाने DHA हमारे लिए जाना जो है ना, चूँकि मैं एजुकेशनल बीट करता हूँ, मैं जब सोचता था कि मैंने लम्स जाना तो पहले सर पकड़ लेता था कि भाई वहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है, आपको सहूलत मिल और अब दुर न्याब जिस तरह बता रहे थे कि आई थिंक 2-2.25 मिनट जो है वो आप यहाँ से कलमा चौक से आप डायरेक्ट जो है वो वहाँ फेज़ 5 में पहुँच जाएंगे। तो ये बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं और ये अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं। और हम आपसे दरख्वास्त ये करेंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर, अंडरपासेस, तो ये आवाम की सहूलत के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर आपने फिर यू टर्न्स ख़राब लेने हैं, फिर वन वे की खिलाफ वर्जी करनी है, फिर अपना नुकसान करना है, दूसरों का नुकसान करना है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका ताउन इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, एक और खबर है, हवेली खड़क सिंह की तारीखी शान की बहाली का प्लान है। सयाहों को सहूलत मिलेगी, कैसी सहूलत मिलेगी और किस तरह से बहाल किया जा रहा है दुर नायाब? जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का इजलास हुआ है कल, जिसमें वज़ीर आला ने कामरान लाशारी जो कि DG वर्ल्ड सिटी, उनसे पूछा कि अब तक प्रोजेक्ट्स आप कौन कौन से किए हैं। ख़ासतौर पर वो हमेशा फोकस करते हैं जो वर्ल्ड सिटी 9 मज़ारात कर रही है उसकी अपग्रेडेशन, माल रोड की ब्यूटिफिकेशन पे बात करते हैं हमेशा, उसके बाद पुरानी हवेलियों पे बात करते हैं, अंदरून शहर की इतना ज़बरदस्त असासा गलियों पे बात करते हैं, वो अट्रैक्टिव बहुत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुल्तान में किला कासिम, जो किला कोहना कासिम बाग है, उस पर वो बड़ी फोकस उनका रखा होता है। ये चीज़ों पर तो लाजमी बात करते हैं। अभी जो खड़क सिंह की हवेली है, ये इतनी खूबसूरत हवेली है और ये बंद पड़ी है। इसका मतलब कि क्या यूजेज क्या है? यूजेज क्या होता है, आप अगर इंडिया चले जाएं और पुराने शहरों में, उसमें जैसलमेर है, उनके बहुत से राजस्थान है, उनका अहमदाबाद है, वो पुरानी इमारतों पे, पुरानी बिल्डिंग को उन्होंने होटल में कन्वर्ट्स किया हुआ है। उन्होंने उन पे टिकटिंग की हुई है। वहाँ पे सयाह आते हैं, आके न सिर्फ वहाँ पे ठहरते हैं और एक प्लेयर फील करते हैं कि हम ऐसी एक शाही जगह पे ठहर रहे हैं, ऐसी एक तारीखी जगह पे ठहर रहे हैं। और ये जो खड़क सिंह की हवेली, उसके बाद मुख्तलिफ अंदर और भी जो ब्रीफिंग में बताया गया कि एक इस्लामिया कॉलेज का हॉल है, उसकी बात की जाए, जहाँ पे ना सिर्फ गांधी साहब बल्कि आपके बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स उन्होंने आके खिताब किया है। अब ऐसी जगहों को अगर आप रेस्टोर नहीं करेंगे तो मुझे बताएं इसका हासिल क्या है? नहीं जी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इनको इनकी असली हालत में बहाल करना, लोगों को वहाँ तक रसाई दिलाना, इनकी रेस्टोरेशन पे काम हो रहा है, फिर लोगों को रसाई, वहाँ पे जितने टूरिस्ट हैं उनको रसाई, बल्कि उन्होंने कहा कि CM ने बेहतरीन कमरे बनाए, अच्छे लेविश किस्म के, वहाँ पे उनको सहूलियात दें, रेजिडेंशियल उनको पॉइंट ऑफ व्यू से वो आए, ठहरें, रुकें, और एक क्यों हो ना आपके पास कि जी हर बंदा ठहरना चाह रहा हो। आज आपके मल्टीनेशनल होटल, आपके 5 स्टार होटल भरे पड़े हैं, लेकिन आपके लाहौर की जो तारीखी इमारतें हैं वो सुनसान है। तो वजह क्या है भाई? आप उसके करीब लोगों को क्यों नहीं सहूलत देते? मैं और इमरान, मुझे याद है हम दोनों एक दफ़ा ये ट्रिप पे, ऑफिस के एक स्टडी ट्रिप पे गए थे अमेरिका, और हमने यूनिवर्सल स्टूडियो, जो कि बहुत बड़ा एक स्टूडियो, उसके पास ही रिहाइश के इतने होटल्स थे, और हम वहीं काम हमने किया था। 2 मिनट में हम आगे जो है वो जॉय लैंड पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उस पर फोकस किया गया। चलिए जी, ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। सो आई होप कि CM साहब जिस तरह इन पे काम कर रहे हैं, ये भी असली हालत में जल्दी नजर आए और लोग यहाँ पे जाएं। आपकी रेवेन्यू जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से हम बढ़ेंगे अपनी खबरों की तरफ, और अब खबर है जी, इस्तांबुल चौक तक केनाल साइकिल लेन तैयार की जाएगी। नाजायज़ पार्किंग पर सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। मकसद इसका क्या है? और ये साइकिल लेन, यहाँ पर फिर अगेन वही बात आ जाएगी कि लाइन और लेन की पाबंदी का तो किसी को पता नहीं है, तो इस पर किस तरह से अमल हो सकेगा? इमरान, मैं आपसे श्योर है ना, इस पर बात करते हैं, लेकिन माजरत के साथ आपकी इजाज़त भी चाहिए। जो अभी आपने ब्रेकिंग जो है वो दी है कि एक ही दिन में 100 के करीब मरीज़ जो है वो सामने आ गए हैं, तो थोड़ा सा काइंडली इस पर भी हम शहरियों से जो है वो गुजारिश करना चाहेंगे। इस चीज़ को आप छोड़ दें कि ज़िले इंतज़ामिया या महकमा सेहत या गवर्नमेंट जो है वो क्या इकदाम कर रही हैं। जब तक
अवाम नाज जो है वो ख़ुद अपनी सफाई सुथराई का, अपने घरों को साफ़ नहीं रखेंगे, अपनी क्यारियों को साफ़ नहीं रखेंगे, अपने गराज को साफ़ नहीं रखेंगे, अपने एरिया को साफ़ नहीं रखेंगे, तब तक ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती, बल्कि अबतर हो जाएगी। यकीन जाने सिर्फ करना क्या है, सिर्फ सबसे पहले अपनी छतों पर जो पानी है उसको खड़े होने नहीं देना, और उसके बाद जो हम गैराज धोते हैं उसमें कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर थोड़ा सा पानी खड़ा होता है, और इस मच्छर को अफजाइश के लिए सिर्फ 2 दिन चाहिए होते हैं, 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। इसका लार्वा बन के फूट पड़ता है, और फिर वो सिर्फ उस घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे एरिए को नुकसान जो है वो करता है। बहुत ही खतरनाक। तो बहरहाल जी लोगों को जो है वो इस तरफ जो है वो सोचना होगा कि अगर आप खुद का ख्याल करेंगे इट मीन्स आप बाकी लोगों का भी ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सेकादुर ने अब आपकी खबर है, अब आपकी तरफ में आ जाती हूँ। इंसदाद स्मॉग इक़दामात पर भी गौर किया जा रहा है, और MM आलम तक लिबर्टी साइकिल लूप की ग्रीन लाइन भी तैयार होगी, ये परमानेंट ही होगी? देखिए, इसके लिए मेरी तो तजवीज़ है कि आप हफ्ता इतवार लाहौर में ट्रैफिक पर पाबंदी लगाएं और सिर्फ साइकिल की इजाज़त दें, तो फिर लोग उस साइकिल पे आएंगे, उस लाइन को इस्तेमाल करेंगे। कौन करेगा यार, मुझे आप बता दें ना। देखिए, अगर आप हफ्ता, क्योंकि मैं ये बात ना कमिश्नर साहब से कर रहा था, कहते कि हमारी तजवीज़ है कि हम यू रोड पे एक लाइन बनाएं और हम लोगों को साइकिलिंग का फ़रोग दें। तो मैंने कहा सर, हफ्ता अगर इतवार गाड़ियाँ बंद हो जाएँ, लोग साइकिलिंग यूज कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें, तो क्या कबाहत है? आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? कौन भाई से होता मुल्क में रह के कौन मैं सी बातें हर मुल्क कर में रहे होता है। आप नीदरलैंड में चले जाएं, भाई वो मुल्क होते हैं ना, देखिए ना, वो मुल्क होते हैं, उनकी अवाम होती है। यहाँ तो हर कोई अपने आप में बादशाह है, यहाँ तो हर कोई अपने आप में रोड पे निकल के काबू में नहीं आता। आपने मॉल रोड में कितने साइकिलिस्ट देखे? सॉरी, मॉल रोड पे कितने साइकिलिस्ट देखे? आपने जेल रोड पे कितने साइकिलिस्ट देखे? फिरोजपुर रोड पे कितने देखे? मुल्तान रोड पे कितने? मुझे तो कभी कोई साइकिल पे नजर ही नहीं आया तो ड्राइव करते हुए। अगर आप लोगों को एक पूरी माल रोड की बिजिएस्ट रोड की लेन बंद करके आप साइकिलिंग लेन दे रहे हैं, तो उनको साइकिल पे बिठा कर लाने का भी कोई प्लान देना। नहीं, अब आप मुझे ये बताएंगे, साइकिल लेन दे भी देंगे, अगर कोई साइकिल सवार ही नहीं होगा तो मैं तो कह रहा हूं कि वो रोड और ही मजीद तंग आप उनको साइकिल पे बिठा के उनको साइकिल पे ला के भी चलाने की भी कोई करें, और उसकी एक ही तजवीज़ है कि आप हफ्ता इतवार को अननेसेसरी ट्रैफिक पे कंट्रोल करें। अगर किसी को बहुत, क्योंकि स्मोक तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, अब आप लोगों को नहीं खर्चे डालें कि साइकिलें भी ले लो। क्या बात है भाई, आप साइकिलें हैं, साइकिल लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास साइकिलें मौजूद होती हैं, आसपास होती हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग इसको फ़रोग दें। चले आप हफ्ते में एक दिन कर लें। दुर्रे भाई, आप 7 डेज ना, दुर्रे भाई का मशवरा जो है ना वो सर आंखों पर, लेकिन माजरत के साथ भाई हमारे यहाँ पर लोगों की आदत ऐसी है कि जब लोगों को ये पता चलता है ना, स्पेशली कारोबारी अफराद को, कारोबार करने वालों को इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, वो उस चीज़ की कीमतें आसमान पर ले जाते हैं भाई, और उसको कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं। आप हर इतवार को खबर देखती हैं कि कमिश्नर MD वासा, असिस्टेंट कमिश्नर फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ फिर रहे होते हैं। अच्छी बात है भाई, वो अपने आप से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जबरदस्ती इस ग्रुप छोड़ के गोल्डन लेन भी बना देना, आप उस पर नहीं ला सकते। नहीं, आप देखें ना, आपको भी पता है, आपने भी साबका कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान जब थे, उन्होंने कई ऐसे ट्रैक जो हैं वो बनाए थे। ठोकर पे उन्होंने बनाया था, जल्लो पे बनाया था, मनावा पे बनाया, वो कहाँ ट्रैक गए? वो वॉल्टन पे बनाया, उसकी हालत देखें ना। आप वाली बात ही आ गई ना, जब आप लोगों को इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं, वो ट्रैक बनाना इनफ नहीं है, फिर आपको कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि लोग साइकिल पे बाहर निकलें। इसके 2 प्लान है। एक जो मैंने आपको बताया कि हफ्ता इतवार अगर आप नहीं बंद कर सकते, आप इतवार के दिन बंद करें। सेकेंडली, बाहर के मुल्कों में जो होता है कि सरकारी तौर पे आर बेसिस पे 1 घंटा बेसिस पे 2 घंटे, ये अच्छी आप रेंटल बाइक, ये अच्छी सेकंड वन जो है उससे एग्री कर सकते हैं। मतलब वो मेरे जैसा बंदा अगर संडे को बाहर निकलना है, एक दिन छुट्टी है, मैं तो परेशान हूं। जब कोविड था और ऐसी ही पाबंदी लगाई गई थी, तो तब ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारी उनसे बात होती थी, वो कहते हैं भाई यकीन जाने इस हफ्ते में या इस लॉकडाउन में जितने बीमार पेशेंट हमें लाहौर में सुनाई दिए ना, मैं जब से लाहौर बना तब से नहीं हुई हूँ। जिस गाड़ी को रोके वो कहता है वो हमारा फलाना बीमार हो गया, ये ना उसकी आदत के लिए जा रहे हैं। इमरान, ये सस्ती सी एक तजवीज़ है। आप इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपनी साइकिलें 5-5, 10-10 जो हैं वो रखती हैं, उस पर अपने लोगोज मोनोग्राम लगाती हैं, पब्लिसिटी मुफ्त करती हैं, और आर्ली बेसिस पे आप वो रेंटल करते हैं 1 घंटा 2 घंटे के लिए। कोई टूरिस्ट भी आ रहा है ना, मिसाल के तौर पर देखिए, आपका कोई टूरिस्ट आ रहा है, उसने दरून शहर जाना है, उसने शाही किला जाना है, उसने माल रोड जाना है, आपके वहाँ पे उसके पास ऑप्शन क्या है? या वो रिक्शों में फिर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो रेडिये और फट्टे लगे हुए हैं उनका क्या करना है? बताऊं,
ये कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला प्लान देखिए मैं तो सपोर्ट करता हूँ चीजों को, आप अगर सपोर्ट करें, अच्छी चीजें हम भी करते हैं क्योंकि हमारी पोल्यूशन में कमी होगी, आप एक्टिव होंगे, साइकिल चलाने को तो हम जरूर प्रमोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं। आप ये कहेंगे वो साइकिल लेके वापस लेने आएगा कि नहीं देगा, ये भी बड़ा सही बात क्वेश्चन है बाकी। अच्छा, खबर का जो दूसरा हिस्सा है जी वो ये है जी, पार्किंग, नाजायज पार्किंग पर सख्त एक्शन की हिदायत की गई है। जुर्माना और फीस की वसूली के मैकेनिज्म में बेहतरी लाई जाएगी। यहाँ तो है ही सारी नाजायज पार्किंग। आप इस पे हमसे ना बात करें, हमारे हमसे बात ना करें, हमारे बड़े दिल दुखी क्योंकि हम दोनों सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रिपोर्टर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे तो ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। पार्किंग कंपनी के यहाँ तो जायज पार्किंग भी जो पार्किंग कंपनी को तो छोड़ देना, इमरान किसको जवाब दिए? आप मुझे आज तक ये हायरार्की बता दें कि सीईओ पार्किंग कंपनी बुलाया आपने, किसको जवाब दिए? कहीं नजर आता है? मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, पता किस बात पे? जितना हराम हमारी ये पार्किंग कंपनी खा रही है ना, शायद ही कोई डिपार्टमेंट खा रहा हो। आप लाहौर में कहीं भी चले जाएं, आपको जाली चिट्टे मिलेंगी के साथ, आपको वो चिट्टों पर आपकी गाड़ी पार्क की जाएगी जो आप कस्टमर को दे ही नहीं सकते। ऐसे ही है। ठीक है, और फिर उन्होंने 30 रुपए को मिटा के उस पर 50 रुपए या 100 रुपए भी जो है वो भी लिखा होगा। सर ये लिंक रोड पर एक शॉप के बाहर गाड़ी खड़ी की है मैंने, अंदर गई हूँ, उसने खुद ही पार्किंग फीस, रोड है, कहीं भी चले जाएं, पार्किंग का नामो निशान नहीं है, कहीं भी आप चले जाएं ना, और यकीन जाने ये लोग अब इतने धड़ल्ले से ये लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, यकीन जाने। मैंने मून मार्केट में गाड़ी में बच्चों की शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब भी जाए ना, अगर उन्हें कहे ना कि यार क्यों एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये मैं जर्नलिस्ट हूँ, अगर ये कह भी दे तो पता है कैसे क्या कहता है जी, ये पैसा ऊपर तक जाता है, जाए आपने जिसको कहना कह दे। ये उनकी वर्डिंग होती है, और सिर्फ एक ठेकेदार की नहीं, हर किसी की यही होती है। और धड़ल्ले से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तनकीद करूंगा तो फिर बुरी बात होगी कि मुझे बताएं ना, एडमिनिस्ट्रेशन किधर है आपकी डिप्टी कमिश्नर, आपके सिस्टर भाई, इससे बेहतर था सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास ये वापस चला जाता। रोड पे जाके प्रोग्राम किया, मौके पे जाके लोगों को पकड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे ये हिरारकी बता दे, किसके अंडर आता है? मैं तो ये हैरान हूँ कि जब मुझे पता लगा कि सीईओ जो पार्किंग कंपनी है वो टेक्निकली किसी को जवाबदेह नहीं है, लेकिन नॉन टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कमिश्नर को जवाबदेह सारी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ आती है वो जवाब दे देते, लेकिन वो किसी को जाके ये उसकी कोई परफॉर्मेंस चेक नहीं करता कि सीईओ साहब आज ऑफिस आए हैं नहीं आए, किसी के अंडर आते, दफ्तर बैठे हैं नहीं बैठे, उनको गाड़ी, पेट्रोल, मुलाजम, दफ्तर, एसी, हर चीज़ मिली हुई है, और बस वो अपने आप में एक बादशाह लाहौर में। और हालत ये है, आप नाजायज पार्किंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, नाजायज पार्किंग तो कब खत्म होगी ना, जब आप जायज पार्किंग देंगे। आपने जायज पार्किंग दी कहाँ है? मैंने वही कहना, यहाँ तो सारी जायज पार्किंग भी जो डिक्लेयर की गई है वो नाजायज ही जी। आप जायज पार्किंग कहीं देंगे तो नाजायज खत्म हो जाएगी। आपने जायज पे नाजायज पार्किंग स्टैंड बनवा दिए हैं। पैसा ठीक, इमरान सही कह रहा है, वो बंदा भी ठीक कह रहा है कि पैसे तो ऊपर तक जाते हैं, और पता नहीं कहाँ ऊपर तक जाते हैं। अल्लाह माफ करे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से आसमान पे जाते हैं, 7वें आसमान तक पैसे जाते हैं यार। इनके पेट इनके पेट भरते ही नहीं है इनके। आप यकीन जाने, इससे बेहतर हालात तो तब थे जब ये सारा महकमा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास था। यकीन जाने तब हालात जो है बेहतर थे, कोई किसी को पूछता था, बुलाता था, मैं भी करते रहे उस दिन वाकई। और कब तब ओवर चार्जिंग नहीं होती, तब डर होता था, वहाँ पे जो स्टाफ होता था उसे पता होता था कि हर बंदा जो है वो टाउन हॉल में जाके शहरी सहूलियात के दफ्तर में रिपोर्ट कर देगा तो ये बंदा नौकरी से फारिग हो जाएगा। और अब लोगों को ये भी शऊर नहीं है कि भाई आपको अगर कोई ओवर चार्ज कर रहा है तो आप कम से कम 15 पे कॉल करके कंप्लेन, तो आपको कोई कंप्लेन ऑफिस नहीं मिल रहा ना, आप पुलिस को कंप्लेन करें। आप उसका रिजल्ट देखिए। लड़ाई कर चुकी हूँ, जनरल हॉस्पिटल में 2 दफा गई हूँ, 100 रुपया उन्होंने फीस वसूल की है, फिर घंटे के हिसाब से आ गए, कोई इन चीजों का फायदा नहीं होता। मैं तो 2-3 दिन पहले सर्विसेज गया हूँ, मैंने उसको 50 रुपए दिए और मैं वेट कर रहा था, 30 रुपए 1 मिनट गुजर गया, मैंने कहा जी बाकी 20 रुपए तो अच्छा जी वो देने थे, मैंने कहा जी बिल्कुल देने थे। मेरे से तो पूरा 100 रुपया। मैं गाड़ी खोल के ना मैं बाहर आया, मैंने कहा जी कितने पैसे हैं जी? 30 रुपए। मैंने कहा जी 20 रुपए निकाल जाके। जब उसने टोन देखी ना, नहीं मैं देने लगा सी जी, मैं तो वेट कर रहा सी। गुलबर्ग में आप चले जाएं, वहाँ 100 रुपए पार्किंग है हर जगह पे, पूरे गुलबर्ग में 100 रुपया पार्किंग है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी। और ये अस्पतालों में ना, मैं आपको ना ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं किसी पे बहुतान नहीं लगा रहा, आपकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस साहिबान तक इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व। और ये सीएम खुद मुतअद्दिद दौरों में ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मैं अब ये कहने लगी थी, सीएम साहब नजरे करम कर दें, यहाँ पे बहुत मजबूरी में लोग जो आते हैं फिर वो परेशान होते हैं, फिर उनके पास ये मार्जिन नहीं होता कि वो कहें जी कितने पैसे हैं, बहस तकरार में पड़े। अलबत्ता ये जायज नाजायज वाला रौला जो है ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आपके सेक्रेटरीज जो है वो माजरत के साथ हेल्थ में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जो काम उनके करने वाले हैं ना, सेहत सहूलियात के साथ सफाई, पार्किंग, अस्पतालों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर कोई फोकस नहीं है, वो कोई भी नहीं करेगा। वक्त बहुत कम है, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 खबरें हैं, वक्त कम है इसलिए मैं दोनों साथ ही बता देती हूँ जी। शहर में बढ़ती हुई वारदातें हैं, 33 घरों से लाखों का सामान का सफाया कर लिया गया। और पंजाब पुलिस के दूसरे क्वार्टर के लिए 14 अरब का बजट जारी हुआ है। पेट्रोलिंग का पहिया जो है वो रुकने का खदशा है। पेट्रोलिंग क्यों की जाती है, इस पे तो आएंगे। वारदातें जो शहर में हो रही है, ये इमरान मुझे बताइएगा पेट्रोलिंग की क्यों जाती है, वैसे मकसद क्या होता है इसका? देखें, अगर हम मजाक से हट के बात करें, हाँ, ऑब्वियसली पेट्रोलिंग जो है ना सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि शहरियों को सुकून रहे, बल्कि जो जराइम पेशा अफराद है उन्हें भी नज़र आता रहे कि पुलिस जो है वो एक्टिव है, स्क्वाड जो है वो मौजूद है। पहले नो डाउट जब ये स्टार्ट हुए थे मुख्तलिफ फोर्सेस जो है वो सामने आई थी। पेट्रोलिंग का कोई फायदा नहीं होता, ये पुलिस एहलकार होते हैं यहाँ आपके गन पॉइंट पे कोई मोबाइल लेके भाग जाता है। उन बेचारों के भी कई मसाइल हैं, उन बेचारों के भी मसाइल इस तरह है कि या तो उनकी ड्यूटियाँ जो हैं जिस मकसद के लिए वो हायर किए जाते हैं, जिन मकसद के लिए वो फील्ड में निकलते हैं, वो मकासद उनके पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन पर ओवर बर्डन जो है वो डाल दिया जाता है कि ये ड्यूटी आपने नहीं करनी, आपने ये ड्यूटी करनी है। उन बेचारों की ड्यूटियाँ कहीं और लगा दी जाती हैं। लेकिन अभी हमें रिसेंटली ऐसा कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई, लेकिन अभी भी आदात जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। पेट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारी पुलिस जो है वो कैपेबल है कि जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल भी कर सके और जराइम को आइडेंटिफाई भी कर सके कि यहाँ पर क्राइम जो है वो हुआ कैसे है, इसको हल कैसे करना है, ये तमाम काबिलियत उनमें मौजूद है। हमारे एक दोस्त हैं डीएसपी साहब, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे ये सवाल किया, वो कहते हैं यार बात ये है कि आपने जितने भी नौजवान अफसर लगाए हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो अननोन फ़ोन नहीं उठाते। और कहते जब हम एसएचओ थे, हम पुलिस में थे, हम अननोन फ़ोन रिस्पॉन्ड करते थे क्योंकि हमें उसी वक्त फर्स्ट क्राइम रिपोर्ट मिलती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमसे रब्ता करता था। कहते ये लोग, आप कहते आप अटेंड कर लें, आप जितने नए एसएचओ लगे हैं बहुत अच्छी बात है, नया खून है, काबिल होंगे, लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं करते। और जब तक वो अननोन फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो पुलिसिंग नहीं कर सकते, वो क्राइम काउंटर नहीं कर सकते। बात उसकी बड़ी वैलिड है। और मैंने फिर एक जगह आजमाई भी ये बात, बिल्कुल ठीक बात थी। तो आपके देखें ना, जब पुलिस वाले रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, आपके एसएचओ के नंबर हर थाने हदूद में प्लेटों पे जगह जगह लिखे गए हैं, लेकिन कोई फ़ोन उठाए तो सही ना। आप अभी कोई मतलब कि रैंडम कॉल किसी एसएचओ को करके देखें, फ़ोन नहीं उठाएगा। तो आप जब फ़ोन ही नहीं उठाएंगे तो आपको क्राइम का फर्स्ट काउंटर कैसे पता लगेगा? आपको अगर पता लगा है वादत कॉलोनी में वारदात हुई है, आप कॉल एसएचओ करते हैं वादत में वारदात हुई है, वो फटाफट पूरी जो मोबाइल टीमें होती हैं उनको एक्टिव करता है, कहीं ना कहीं उनको धर लिया जाता है, जो भी आपके स्नैचर्स हैं या जो भी है। आपने 2-2 घंटे पता ही नहीं होता क्राइम हो गया। 2 घंटे बाद आप थके आ रहे थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, अच्छा वो पूछेंगे अच्छा जी हो गया, कैसे, क्यों, कब बैठे जी, बताएं, लिखाएं, वो करते 1 घंटा और जाया हो जाएगा। ऐसे तो पहले बातें नहीं सुनते। 3 घंटे में डकैत जो है ना, 3 घंटे में डकैत लाहौर डिवीजन क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ही वो या गुजरावाला पहुंच चुका होता है या वो पिंडी भटिया पहुंच चुका होता है। भाई आप रियल टाइम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। माजरत के साथ वक्त हमारे पास बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि हमने कल बड़ी डिटेल गुफ्तगू की थी, आज भी कोशिश करेंगे क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कल मनाया गया। तो मैंने आपको बताया था हमने 3 रोज़ा ये प्रोग्राम करना है, जिसका बेसिक मकसद क्या है जी? आगाही, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरह देख रहे हैं तेज़ी से बढ़ रही है डायबिटीज़ के पेशेंट की। सो इसमें सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि लोगों को शुगर का मर्ज़ लाहक है और उन्हें पता ही नहीं है। सो हम आपको बार बार बता रहे हैं, कल गवर्नर हाउस सारा दिन कैंप लगा रहा और फ्री टेस्ट की सहूलत भी वहाँ पर थी। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम अपना टेस्ट कराएं, चेकअप कराएं। वो लोग जो कि कुछ सिम्टम्स हम हर रोज़ अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं, आज भी चलाएंगे, फील होते हैं तो आप ज़रूर अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराएं। खुराक का बहुत अमल दखल है। मेरे ख्याल से एक खुराक ही वो चीज़ है जो कि आपको इस मर्ज़ की तरफ लेकर आती है, और खुराक ही वो चीज़ है जो कि इसकी कंट्रोल कर सकती है, इसके चांसेस भी कम कर सकती है। सो हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान जो मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर शैला जावेद अकरम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। मैंने कहा खुराक का बहुत अमल दखल है। वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, आई थिंक रीज़न भी यही होती है, मेजर पार्ट हम कह सकते हैं रीज़न ये होती है। और जो लोग इसकी वजह से बहुत बिगाड़ वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, वो भी खुराक बदपरहेज़ी की वजह से जाते हैं। सो मुझे आप बता दें खुराक का रोल क्या है इसमें? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ये बहुत एक एस्पेक्ट अच्छा है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर लें
तो आप कई साल तक अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और आप दवाइयों से बच भी सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक अ वेरी बिग बेनिफिट। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या आता है, खुराक एक मेजर हिस्सा है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का, उसके साथ उसकी एक्सरसाइज है और आपकी जो लाइफ है उसकी एक रूटीन, स्टेबल रूटीन होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट अदरवाइज करती है आपको टेंस कर देती है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर ओवरवर्क, स्लीप पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स, टाइम ऑफ टेकिंग मील्स, किस टाइम पे आपने क्या खाया, और रेगुलरिटी चीजें मेंशन की है ना। आजकल हर कोई परेशान भी है, हर परेशान और टाइम भी लोगों के पास कम है, ईटिंग हैबिट लोगों की खराब है, भाग दौड़ ऐसी लगी है, दफ्तर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, रात को 2 बजे कुछ खा लिया, 3 बजे कुछ खा लिया, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है सिस्टम। तो इसमें आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी आप ये देखें कि जो ग्रुप है जो हमारे पास जो आता है, जैसे आई एम ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मैं बहुत सालों से, बल्कि मैंने पाकिस्तान में न्यूट्रिशन इंट्रोड्यूस कराई थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अब जो हमारे पास ग्रुप आता है उनको तो हम समझा देते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनको जैसे आगाही है, लेकिन ये आगाही एक दिन की नहीं है कि आज सुना और कल भूल गए। दिस शुड बी टेक होम मैसेज ऑल्सो। नहीं जी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस है, ये एक मैसेज है, घर में भी लेके जाएं, बाकियों को भी बताएं, खुद भी अपनाएं। ये नहीं है कि आज आपने शुगर कर ली और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली ये जो हमारे लोग हैं ना, जब ये शुगर हो जाते हैं ना तो इंटरप्रिटेशन भी खुद ही कर रहे होते हैं कि ये अच्छा ये नहीं हाई है, ये बॉर्डर लाइन है। हम कहते हैं फलां बंदा डायबिटीज का पेशेंट है, वो इस तरह से रह रहा है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। एक दूसरे को देखो इंटरप्रिटेशन खुद करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं हमेशा इनको ये कहती हूँ कि जब आपको एक आगाही मिल रही है तो एक एक्सपर्ट से मिल रही है, उसको समझें, बजाय ये कि आप उसको इंटरप्रेट खुद करें। अब हम आते हैं डाइट की तरफ। जी बिल्कुल। अब डाइट में ये है कि जब किसी को शुगर हो जाती है तो पहला जो सोच उसको आती है वो ये है कि शुगर मैंने नहीं खानी, हाँ, मीठा छोड़ दो। दैट इज और वो बाकी दुनिया की सब चीज़ें खाते रहते हैं। वही कि शुगर तो चलो बहुत अच्छा स्टेप है, छोड़ दिया, बिकॉज ये डायरेक्टली ब्लड शुगर को अफेक्ट करता है ना, जो ये चीनी होती है, शहद होता है। और इसमें भी बहुत एक सवाल आता है कि जी शहद तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि खा सकते हो। अब उसका जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे कहें। तो मैं तो यही जवाब देती हूँ कि देखें, शहद अल्लाह ताला ने कहा है कि ये दवाई के तौर पे खाओ, इट इज़ नॉट अ ग़िज़ा, ठीक है। तो आप बिल्कुल खाओ, चख सकते हो, लेकिन नॉट एज के रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर। फिर कई लोग आजकल शक्कर, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो चीनी छोड़ देते हैं, हाँ, शक्कर खा रहे होते हैं। भाई व्हाट इज़ दिस कि जी ये तो ऑर्गेनिक है, उसका असर तो वही है। सो ये जो है ना, मैं बस चीनी को ख़त्म कर लूँ कि चीनी, शुगर, शहद, शक्कर, यानी ये जो मिक्स है हमने खुद से चीज़ें बना रखी हैं, ये हमने खुद बना दी। यही मैं आपको कहती कि ये बहुत गलत है। चीनी छोड़ने का मतलब ये सब छोड़ें। अब उसके बाद चीनी जिस चीज़ों में डलती है वो भी तो छोड़े ना। चीनी चाय में चीनी छोड़ दी, लेकिन साथ एक केक का पीस खा लिया। अब ये भी तो एक उनको आज जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, लेकिन वो उनको एक हैबिट नहीं उनको डेवलप कर पाते कि हमने ये चीज़ें नहीं खानी। जैसे अब ज़रूर केक होगा, बिस्किट होगा, नमकीन मीठा बिस्किट होगा, एंड सो मेनी थिंग्स दे है कि वो आप सामने पड़ी होती हैं। मैंने इसे चखा है, मैंने इसकी बाइट ली है, अब उसमें भी उतनी ही चीनी है जो आपने चाय में छोड़ी है, उसके मुताबिक वही है। सो दे तो होगी अब चीनी की बात। अब हम चलते हैं कि सिर्फ चीनी काफ़ी नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो मैं एडवाइस करती हूँ वो कहती हूँ कि जिनको शुगर है, एक तो वो टाइम अपना मैनेजमेंट करें कि टाइमली अपना दोपहर नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइमली खाएँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लेसन। सेकेंड, उसकी मिकदार कम करें, ठीक है। स्मॉल मील्स में उसको डिवाइड करो। पोर्शन आपका अगर आपने 3 खाने हैं ना, 3 समझे आपने 3 खाने और आपका वेट नॉर्मल है, ये भी तो ऐसे पेशेंट्स हैं ना जो डायबिटिक्स हैं, तो उनको तो हम ये कहते हैं कि आप अपने जो 3 खाने हैं ना उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो उसी खाने को, ताकि आपका वजन ना बढ़े। लेकिन जो लोग मोटे हैं उनको तो हम वैसे ही मिकदार कम कर देते हैं। ईदर वेज वी अचीव 5 मील्स अ डे। क्या 5 मील्स छोटे छोटे मिकदार खाओ, उससे क्या होता है कि एकदम ब्लड में जब ये जो भी आप खाना खाती है ना, ये शुगर में कन्वर्ट होता है। ये तो सबको पता है, ये शायद अगर नहीं पता। यानी डॉक्टर साहबा ये बड़ा ज़बरदस्त हल बता रही हैं कि खाना भी खाएं और शुगर भी घटाएं,
मतलब आप ये नहीं है कि आप खाना बिल्कुल ही छोड़ दें। हाँ। वो पोर्शन कंट्रोल करके आपने कैसे खाना है वो पैटर्न बता रही है डॉक्टर साहब। अब देखिए ना, ये जो शुगर हम क्यों कहते हैं कि स्मॉल मील्स खाओ, बिकॉज हर खाना जो भी आप खाते हैं वो मिक्स रोटी, मिक्स खाना, जैसे रोटी, चावल, सालन। सो अब हमने आपको बताना है कि आपने अपनी डाइट को मैनेज किस तरह से करना है, खाने में क्या क्या चीज़ें खानी है डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए। जी डॉक्टर साहब। तो मैं ये बता रही थी कि इनको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हर खाना कन्वर्ट शुगर में ही होता है बॉडी में जाकर। हमें लगता है कि हम अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी में तो चीनी है ही नहीं, तो वो हम खा सकते हैं टका के। हाँ, ये पहला लेसन तो ये है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मिक्स्ड मील जैसे आप खाना खाती हैं, चावल, रोटी, सालन, जो भी खाती हैं, सब कुछ जब तक कन्वर्ट नहीं होगा इनटू शुगर, ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता ना टू द सेल्स, तो ये सारा खाना वो है, सबका सब असर वही है। अब हमने इसका हम करते क्या, हम इसको डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा एक लेक्चर, लेकिन इसमें ये है कि चूंकि हर खाना शुगर बनता है, इसलिए हमने इसको स्मॉल मील्स में कर लिया, ताकि वो जो शुगर बनती है वो थोड़ी बने और उस वक्त आपका लेवल ब्लड में शुगर का लेवल हाई ना हो जाए एकदम से। वो स्पाइक जो होती है ना, वो जो स्पाइक होती है ना, वो आप जब आप ब्लड शुगर करती है ना सुबह शाम, वो कई दफा स्पाइक वो रजिस्टर नहीं होती। ठीक है, बिकॉज वो तो उस वक्त इंस्टेंट ब्लड शुगर है ना, ये स्पाइक आती है HbA1c में। ठीक है, जब हम आजकल जैसे हो रहा है, अब HbA1c 3 मंथ्स का आपका कंट्रोल बताता है। ठीक है, तो जब पेशेंट्स आते हैं ना कि लो जी मेरा तो HbA1c तो जी 7 हो गया, 8 हो गया, मेरा शुगर तो मेरा रोज़ चेक करती थी वो ठीक होती है या थोड़ी सी हाई होती है, तो वो ना काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। रिकमेंडेड क्या है, कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब? 5.8 इससे नीचे जी इसमें, और ये 3 मंथ्स के बाद होते हैं ऐसे कंट्रोल, जिससे आपको पता चलता है। और इसका जो कंट्रोल है ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये सब आपको बताते हैं। वो जो इंस्टेंट ब्लड शुगर है, यस, वो सुबह हुई शाम को जब भी चेक की, वो तो उस वक्त का बताते हैं ना, लेकिन ये HbA1c इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका रेगुलरली करें, इसको अपना आपको मॉनिटर करें, इससे आपको कंट्रोल पता चलेगा ये क्यों ज़रूरी है। अगर आपने कंट्रोल में आप कामयाब हैं ब्लड शुगर कंट्रोल में एक लेवल पे रखने के, तो उससे आप क्या क्या बच सकते हैं, आप उसकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज से बच जाते हैं और बहुत देर तक बचे रहते हैं। सही, जैसे गुर्दे लोगों के इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, आंखें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इज़ अ मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम ना, ये थोड़ा कि सिर्फ ब्लड में शुगर ही होती है, उसके एंड एज इट गो आपके साथ जितनी उसकी लंबी रहेगी ना बीमारी आपके अंदर, उतनी ही उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने और उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। और मर्दों में ज़्यादा चांस है ख़वातीन से कॉम्प्लिकेशंस जल्दी होने में, होती तो दोनों की ही हैं। कंट्रोल कैन रियली प्रिवेंट। अब हम आते हैं जी खाने में हमने क्या करना है। आप जैसे मैंने बताया कि रोटी जो है उसको आप देखें कि रोटी, रात की रोटी मैं हर वक्त ये डॉक्टर साहब मुझे माजरत ये भी बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सब्जी में, दालों में जो डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं यूज़ करनी। आलू खा सकते हैं। मैं रोटी पहले बता दूं कि रोटी, रात की रोटी मैं रिकमेंड करती हूँ कि रात की रोटी को या तो ख़त्म कर दें या मिनिमम कर दें। अगर एक खा रहे हो तो क्वार्टर पे आ जाओ। ठीक है। पर जो रात की रोटी है ना, वो आपका सुबह का ब्लड शुगर अफेक्ट करती है और वो आपका अनकंट्रोल रहता है। हालांकि डॉक्टर साहब एक लंबा टाइम होता है, लेकिन वो हाँ जी, लेकिन वो रात की रोटी नॉर्मली मैं बहुत कम कराती हूँ। मतलब इतना मैंने बता दिया कि अगर एक है तो क्वार्टर पे ले आते हैं। और जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं उनका तो बिल्कुल ही बंद करा देते हैं। हाँ जी, बिकॉज तो लेयरिंग उसकी हो जाती है और वो फिर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दिन में आप जो सबसे अच्छा है कार्बोहाइड्रेट लेने का रोटी का टाइम, वो है सुबह का वक्त, नाश्ते के वक्त, वो बेहतर होगा। आप इस तरह डिवाइड करें कि अगर आप एक रोटी नाश्ते में ले लें, आधी रोटी दोपहर को ले लें और रात को मिट कर दें, तो आप कवर्ड हैं। अब रोटी में भी आगे से बहुत सवाल आते हैं, आटा कौन सा हो, यस मल्टीग्रेन आटा, सिर्फ सफ़ेद आटा ना हो, उसके अंदर फाइबर भी हो, ताकि जितना फाइबर होगा उतना देर में वो रोटी शुगर में कन्वर्ट होगी। फाइबर उसको स्लो करता है, करता है कन्वर्ट, लेकिन स्लोली करता है। हमें तो स्लो हर चीज़ करनी है ना, स्लो, ताकि आपके स्पाइक्स ना आए। इसी तरह आप सब्ज़ी में आते हैं। सब्ज़ी में जनरली स्पीकिंग मैं सब्ज़ी पे बहुत ज़ोर नहीं देती कि आप इसको ये वाली मिट करो, ये वाली मिट करो। क्वांटिटीज़ में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। जैसे कि ऐसे बेचारे की ज़िंदगी, हमने सारी ज़िंदगी उसके साथ डायबिटीज़ रहनी है, तो मैं महरूम नहीं करती
मैं कहती हूँ आप थोड़ा कंट्रोल कर लो। एक्चुअली होता क्या, जिस चीज़ से मरीज को रोके ना, उसको हाँ, क्रेविंग भी उसी की ज़्यादा होती है। और जब मैं कम कहूँ तो मैं कहती हूँ सब मिक्स खा लो, चलिए जी आलू है ना, आप जो सब्जी मिक्स सब्जी उसमें एक आलू भी डाल लो, बैंगन है उसमें थोड़ा सा आलू भी डाल लो, नो प्रॉब्लम। इतना कोई ऐसा कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं होता। अगेन कि हम पोषण कंट्रोल होना चाहिए, महरूमियत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फल की बात हम करते हैं। अब फलों में जी वो हो जी आम तो बिल्कुल मना है, मैं बिल्कुल इनको कहती हूँ कि आप एक फांक ले लो, बजाय कि पूरा आम खाओ, और छोटे साइज़ का आम खाओ, एक फांक ले लो अगर आपका बहुत दिल करता है। बट चाट बना के एक फल की चाट बनाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा आम डाल लो, थोड़े से अंगूर भी डाल लो, जो दिस इज़ लाइक, इससे क्या होता है कि वो उनको ना वो बैकफायर नहीं करता ये महरूमियत। फिर जिस दिन उसका मौका मिलता है फिर वो प्लेट भर के केक भी खाएगा, ऐसे ही है बिल्कुल। दैट इज़ नॉट गुड, वो सिर्फ स्पाइक्स आती हैं। फिर हम आते हैं गोश्त पर, मुर्गी पर। हम रात का मैं ज़्यादा एडवाइस करती हूँ कि रात को प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और दिन में आप बेशक मिक्स मील्स खाएं, और अंडे के पूरे अंडे के बजाय आप सफ़ेदी पे ज़्यादा जोर दें, बिकॉज योग फिर बेशक कोलेस्ट्रॉल में इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन योग जनरली आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, और डायबिटिक्स को फिर आपको पता है वेसल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो योग हम बहुत ज़्यादा नहीं एडवाइस करते। ये नहीं कि मना है, जैसे मैंने बताया, लेकिन वाइट्स पे ज़्यादा जोर है, इस पर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। मुर्गी अच्छी है, मुर्गी वाइट मीट फिश है, का सीजन है, मुर्गी वाइट मीट में है, वाइट मीट में आ जाती है। मुर्गी अच्छी है, फ़िश अच्छी बहुत अच्छी है, लेकिन फ़िश फ्राई करके प्लीज़ नहीं खाएं, बिकॉज अब हम तेल पर जो कंटेंट है, इससे ये सब जब आप आपको मना कर रहे हैं डजंट मीन कि आपने सुबह पराठा खाना शुरू कर देना है। अब ऑयल कंटेंट इज़ ऑल्सो इक्वली बैड इन डायबिटिक्स। ऑयल कंटेंट आपने चिकनाहट कम करनी है, बिकॉज चिकनाहट भी आपके शुगर अच्छा डॉक्टर साहब, लोग बड़ा है। सेटिस्फाइड होते हैं कि हम तो देसी घी यूज़ करें, इसका नुकसान कोई नहीं है। लेकिन देसी घी यूज़ भले करें, डिपेंड उनके लेवल्स क्या हैं। चलें अगर आप उन्होंने एक देसी घी का कोई शौक़ है कि संडे के संडे उन्होंने कोई रोटी पे लगा लिया, दैट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक मतलब नो 100% नो तो कोई चीज़ भी नहीं है। मैं वैसे भी ना मिक्स्ड ऑयल्स में बिलीव करती हूँ कि अब देसी घी भी हो अगर है, चलो जी वंस ट्वाइस अ मंथ वो हो जाए, साथ एक मोनो भी हो, लाइक ये जो ऑलिव ऑयल है या कनोला है, और साथ पॉली भी हो, जैसे सनफ्लावर है, कॉर्न ऑयल है, ये मिक्स सीड्स हैं, ये वाले तीनों ग्रुप्स हैं। मैं जो एडवाइस ज़्यादा करती हूँ, तेल पे तो मैंने बहुत ज़्यादा मैंने उस पर काम किया पाकिस्तान में ख़ासकर, कि इनकी जो डाइट्स है ना बहुत बैडली इफ़ेक्ट होती हैं बाय द रॉन्ग फैट्स दे टेक, बहुत बुरा इफेक्ट होता है। मैं जनरली इनको एडवाइस करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप सनफ्लावर या कॉर्न ऑयल में से एक चूज़ करें, कॉर्न ऑयल और कनोला और ऑलिव ऑयल से एक चूज़ करें, और उन दोनों की मिकदार मिक्स कर लें। आप 2 हिस्से ऑलिव के डाल लें, आप 2 हिस्से इसके डाल लें, और वंस ए वीक आप थोड़ा सा अगर अपने देसी घी लगाना है, या कोई लोग बटर भी लगा लेते हैं, फाइन, इट्स द सेम थिंग, तो आप लगा सकते हो वंस ए वीक, दैट्स फाइन। लेकिन इसको आप ये नो मत करें, बिकॉज हर फैट का एक अच्छा रोल भी है बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे आप बात करिए ना कि देसी घी, हर फैट का अच्छा रोल भी है। देयर इज नो नथिंग इन द डाइट जो मैं कहूँगी कि भाई ये आपकी बॉडी के कंट्रीब्यूट करती है कुछ ना कुछ। सही। इसी तरह फलों में आप मिक्स कभी वो खाएं कभी वो खाएं, लेकिन मिकदार कम रखें, एक वक्त में एक फल खाएं, एक फल से ऊपर मत जाएं, दैट्स मैक्सिमम 2 फल खाएं, खानों के साथ ना खाएं, खानों के इंटरवल्स के बीच में खाएं, बिकॉज फल एकदम शुगर हाई करता है। और अपना जो प्रोटीन्स है ज़्यादा रात में हैवी रखें, और दिन में आप बेशक मिक्स मील्स खाएं। अब हमने दालों की भी बात की थी, कोई ऐसी दाल नहीं है जो मैं कहूँगी कि जी डायबिटीज़ को ख़राब करती है, पर मिकदार है इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब जो दालें हैं ये वाली, ये सिर्फ जैसे बात चल पड़ी है, तो दालें थोड़ा सा हम एक ही बीमारी में कंट्रोल करते हैं, विच इज़ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में थोड़ा सा हम बड़े दाने की दाल से मना करते हैं, छोटे मतलब बीन्स, बड़े रेड बीन्स, लेंटिल्स का बड़ी ना वो मना करते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी हफ्ते में चलो एक दफ़ा ले लो, थोड़ा मना होता है। सब्जी भी जैसे आपने बताई, वो यूरिक एसिड अगर साथ है डायबिटीज़ में, यस, उसके अंदर हम फिर उसको कंट्रोल कराते हैं कि ये सब्जियां हैं। लेकिन डायबिटीज़ एज इट इज़, अलोन डायबिटीज़, और कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो फिर ये जैसे मैंने बताया कि इसकी मिक़दार कंट्रोल करें। सही। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमने ड्रिंक से बात करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, हम किसी ऑब्वियसली ब्रांड का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आपके पास मार्केट में ऐसे ड्रिंक अवेलेबल होते हैं जिसमें लिखा होता है जी शुगर फ्री हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा से मैंने उस पर बात ज़रूर करनी। ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर शैला हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा, हमने डाइट पे बात कर ली, अब मैं ड्रिंक्स पे आना चाह रही थी, क्योंकि लोग इवेंट्स पे जाते हैं, शादियों वगैरह पे जाते हैं, और हम बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उस पर शुगर फ्री लिखा हुआ है। ये वो लोग जो डाइट कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट भी ले सकते हैं। सो आप रिकमेंड करेंगी क्या कि ये सही प्रैक्टिस है? देखिए, ये जो मैं तो बेसिकली ड्रिंक्स के बहुत खिलाफ हूँ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसमें और भी बड़ा कुछ होता है, सिर्फ शुगर तो नहीं होती। तो जब आप आप कंपेयर करती हैं उसको शुगर फ्री ड्रिंक्स के साथ, तो उसमें बाकी सब चीज़ें तो हैं ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक तो वो है, लेकिन उसके अंदर जो शुगर की रिप्लेसमेंट है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हुई हैं उसके ऊपर, कि एक तो उससे एक रिबाउंड बहुत आता है भूख का। आपको 2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो रिबाउंड बहुत बुरा है उसका। साथ साथ उसके मेमोरी पे इफ़ेक्ट है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इस पर स्टडीज़ हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो कहा जाता है कि गुर्दे पे इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इन जनरल पैटर्न, इनको इसको डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर बात एक हमारी रहेगी बात सैलड्स की। सैलड्स जो शुगर में, वो भी मैं बात करना चाहूँगी कि सैलड्स बिल्कुल 100% शुड बी पार्ट ऑफ द डाइट। इट्स अलाउड क्या है, हम तो चाहते हैं कि वो लें। इसमें भी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। एक तो ये फ्रेश वेजिटेबल्स का अपना एक रोल है, उसमें वो तासीर है जो कुक्ड वेजिटेबल्स में नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हर खाना एक अच्छी चीज़ कंट्रीब्यूट करता है, सो किसी को नो ना करें। तो ये सवाई मीठे के, हम मीठी चीज़ों के, तो ये जो सलाद है ये आपको रफेज देता है, फाइबर देता है, ये बाकी खाने की रिलीज ऑफ शुगर भी कंट्रोल करता है ना, बिकॉज फाइबर जो देता है, अच्छा है इसका फाइबर जो दे देता है, जिसकी वजह से वो फाइबर टोटल डाइट में फाइबर बढ़ जाता है ना जब आप मिक्स खाते हो, तो उससे फिर बाकी जो शुगर है जो रिलीज़ होनी होती है वो भी तो कंट्रोल में आ जाती है ना, और भी स्लो होती है। हमारा सारा काम इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में है कि हम वो खाने खाएं जो स्लोली रिलीज़ करे शुगर ब्लड में, और एक वक्त में थोड़ा रिलीज़ करे। सही। तो उस बेसिस पे हम सारी बात करते हैं कि जैसे मैंने सारी बताई, सलाद भी इसी में आता है, बाकी खानों की चॉइसेस भी इसी में आती हैं, और ड्रिंक्स में इसलिए कह रही हूं कि एक्सरसाइज का रोल बता दें, फिर हमने वाइंड अप की तरफ और ये रिबाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबाउंड बहुत ज़्यादा आता है इसका शुगर का इन ड्रिंक्स से। एक्सरसाइज इज अनदर मेजर पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब एक्सरसाइज में ये मतलब नहीं है मेरा कभी भी कि आज ही जिम जाओ और आज ही जिम स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज घरों में भी हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है। देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, और ईजीएस्ट वे मैं बताऊंगी, बाकी तो तरीके सबको पता है। आप ट्रेनर्स भी घर में रख सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कोई भी हो भले, कुछ एनीथिंग, डजंट हैव टू बी अ वेट लिफ्टिंग, इट कैन बी एनी एक्सरसाइज, बट प्रोवाइडेड यू मूव योरसेल्फ। मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे आसान आप ये स्टेप्स, आई टोटली सपोर्ट ये स्टेप काउंटिंग। सर क्या हर फ़ोन में ऐप है, किसी फ़ोन में अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करें, आपको एप्पल वॉच की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टेप्स पे नज़र रखें, स्टेप पर कुछ भी नहीं है तो स्टेप काउंटर ले लें, वो लगा लें अपनी इधर कमीज़ के साथ। आपने जब चलना है तो स्टेप्स काउंट होंगे। अब स्टेप्स में ये है कि जो स्टडीज़ इस पर बहुत अच्छी आ रही हैं कि अगर हम 6,000 स्टेप्स अचीव कर जाए दिन में, एवरेज जो हमारे मतलब हमारे अबव 40, तो उससे बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। यानी आप अपने स्टेप्स काउंट करें, आप ना कोई एक्सरसाइज करें, ना वॉक के लिए कोई प्रॉपर वक्त निकालें, ये अपने स्टेप्स अगर आप काउंट कर लेंगे तो यही आपके लिए 6,000 और 10,000 तक जाएं पर डे। हाँ जी, पर डे, विच इज़ नथिंग। आप देखिए, अगर आप जो खातून जो किचन में काम कर रही है ना, और जो थोड़ा सा बहुत घर की सफाई कर लेगी ना, अपना हाथों से कुछ कर ही लेते हैं ना हम लोग, तो वो 4,000 तो आराम से हो जाते हैं। इट इज़ नॉट दैट, इट्स सो मोटिवेटिंग कि जब 4,000 हो जाते हैं ना आपके फ़ोन पर, तो आपका दिल करता है कि मैं 2,000 ही तो है, लेट मी आई कैन अचीव इट। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, कोई बाहर चले जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप बढ़ा लेते हो। इट्स वेरी गुड हैबिट। आई स्ट्रांगली सजेस्ट
कि जिस स्टेप काउंट करना शुरू करो, भले जिस तरीके से मर्जी करो। ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। मैं डाइट की अगर बात करूँ, डॉक्टर साहिबा ने आपको कुछ खाने से मना नहीं किया, सब कुछ खाएं लेकिन इत्तेदाल के साथ, जो हमारा मजहब भी कहता है, पोषण कंट्रोल करके। उसके बाद अगर आप वॉक एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सबसे आसान तरीका डॉक्टर साहिबा ने बता दिया कि आप जो रूटीन के काम नहीं कर रहे हैं, बस आपने क्या करना है, अपने स्टेप काउंट करने हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना अब आपने है। इन सब मशवरों पे अमल दरामद आपने करना है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।